9 तो हम आगे पढ़ेंगे। ये हमारी दूसरी वीडियो है इसी चैप्टर की, चैप्टर 3 की। ठीक है, हमारा पार्ट 2 है। ओके, तो अभी तक हमने पढ़ा था कि हमने पढ़ी कि जॉन डाल्टन की थ्योरी, हमने उनके बारे में पढ़ा। तो अब हम उनके बारे में उनकी थ्योरी पढ़ेंगे पूरी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, all matters, whether an element, a compound or a mixture, is composed of small particles called atom। वो कह रहे हैं कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग चाहे वो मैटर हो, चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे वो कंपाउंड हो, वो सभी, चाहे कोई मिक्सचर है, वो सब छोटी छोटी पार्टिकल से मिलके बना है, मतलब स्मॉल पार्टिकल से मिलके बने, जिनको हम बोलते हैं एटम्स। ओके, द पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी मे बी स्टेटेड एज फॉलो। अब इसके नीचे इसकी थ्योरी के क्या दिए हुए, पोस्टुलेट्स दिए हुए हैं। ठीक है, उनको हम पढ़ेंगे सारे पोस्टुलेट्स को एक एक करके। All matters is made up of very tiny particles called atoms which participated in chemical reaction। सारे जो भी कोई मैटर होता है उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनको मैटर एटम्स बोलते हैं, भी हमने पढ़ा। फिर वो कह रहा है वो किस में पार्टिसिपेट करते हैं, वो एक केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, मतलब मैटर हमारे क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस में, जिनके केमिकल रिएक्शन के थ्रू कंबाइन होते हैं, या उनसे हम कोई प्रोसेस करते हैं, कोई चीज़ भी बनाते हैं, तो उनमें सब क्या होते हैं, एटम्स होते हैं जो केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स विच के नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ये भी हमने लॉ में पढ़ा कि एटम एक ऐसा इंडिविजुअल पार्टिकल है जो ना तो क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन के अंदर एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। वो कह रहे कि एक एलिमेंट का जो एक एटम रहेगा उसकी खुद की एक खुद का आइडेंटिकल मास रहेगा और खुद की आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। ओके, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे उनका अपना अलग अलग मास होगा और अपना अलग अलग प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, क्योंकि हर एटम की अपनी एक आइडेंटिकल मास और प्रॉपर्टी होती है। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स। अभी हमने बताया था कि एटम्स क्या होते हैं, रेशियो में कंबाइन होते हैं। ठीक है, एक कंपाउंड के अंदर जो रहेगा उनका फिक्स रेशियो रहता है हमेशा। ठीक है, उसमें वो कंबाइन होकर एक नया कंपाउंड्स बनाते हैं। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कॉन्स्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। अभी मैंने यही चीज़ आपको बोली कि एक कंपाउंड के अंदर हमेशा एक ही नंबर में एटम्स का रेशियो रहेगा। ठीक है, और वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कभी भी डिफरेंट नहीं होगा। ओके, अब हमने ये सब पढ़ा इस चैप्टर में। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो आपको खुद से सॉल्व करने हैं। ओके, फिर अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज एन एटम। एटम एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ मासन बिल्डिंग वॉल्स, फ्रॉम दीज वॉल्स आर रूम, देन अ कलेक्शन ऑफ रूम्स फॉर्म अ बिल्डिंग। What is the building block of the huge building? What about the building block of an ant hill? It is a small grain of sand. Similarly, the building blocks of all matters are atoms। देखो, वो कह रहे हैं एक बड़ी बिल्डिंग को देखो, तो आप क्या देखोगे, वो किससे मिलके बनी है, वॉल से मिलके बनी है। वॉल से क्या बनता है, एक रूम बनता है। रूम से क्या बनता है, कलेक्शन ऑफ रूम से बिल्डिंग बनती है। ठीक है, तो हमारी जो बिल्डिंग ब्लॉक है पूरा का पूरा वो किससे मिलके बना, वो हमारे एटम से मिलके बना। छोटे छोटे ग्रेन जो है हमारे सैंड के, उनसे मिलके हमारी पूरी बिल्डिंग बनी। ठीक है, तो जो छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारे मैटर्स के, उनको हम एटम कहते हैं। ठीक है, ये समझाना चाह रहा है, जिस तरह ब्रिक से मिलके बिल्डिंग बनती है उसी तरह एटम से मिलके मैटर बनता है। ओके, अब वो कह रहा है हाउ बिगर एटम्स, कितने बड़े होते हैं एटम्स। एटम्स आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विथ। More than millions of atoms, when stacked, would make a layer barely as thick as sheet of paper। वो कह रहे हैं एटम्स इतने छोटे होते हैं कि हम उनको ना तो इमेजिन कर सकते हैं और ना ही उनको किसी चीज़ से कंपेयर कर सकते हैं। बहुत सारे मिलियंस ऑफ एटम्स मिलके एक लेयर बनाते हैं, तब जाके वो एक शीट ऑफ पेपर के बराबर मोटी होती है। ठीक है, मिलियंस ऑफ एटम्स को जब आप जोड़ोगे तब जाके वो एक शीट ऑफ पेपर के बराबर थिक होगी। एक एटम की रेडियस क्या होती है, तो एक एटम की रेडियस जो होती है वो हम नैनोमीटर में मेजर करते हैं, वो होती है 1 नैनोमीटर। ठीक है, तो और 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10 की पावर 9
नैनोमीटर। ओके, तो सोच सकते हो आप कितना छोटा है। फिर आपको बताया है कि हाइड्रोजन की क्या रेडियस होती है, 10⁻⁻10। मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की क्या रेडियस होती है। ओके, आपको टेबल में सब कुछ बताया हुआ है, तो आप इससे अपनी रेडियस देख सकते हो हर एलिमेंट, हर उसकी कंपाउंड की क्या होती है। We might think that if atoms are so insignificant in size, why should we care about them? This is because our entire world is made of atoms. अगर एटम्स इतने ही छोटे हैं साइज में, तो हम उनकी केयर क्यों करते हैं? हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि ये मैटर एटम्स हैं क्या, या इन सबको हमने क्यों रिसर्च किया? ठीक है, क्योंकि ये इसलिए है क्योंकि हमारा पूरा वर्ल्ड, जो पूरा विश्व है हमारा, वो एटम से ही मिलके बना है। वी मे नॉट एबल टू सी दैम, हम इनको देख नहीं सकते, बट दे आर देयर, लेकिन ये है कॉन्स्टेंटली अफेक्टिंग वट एवर वी डू, जो भी हम करेंगे उसको अफेक्ट जरूर करेंगे। थ्रू मॉडर्न टेक्निक्स वी कैन नाउ प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ सरफेस ऑफ एलिमेंट शोइंग एटम। अब आपको एक मॉडर्न टेक्निक के थ्रू आपको एक मैग्नीफाइड इमेज दिखाई है, किसकी? सरफेस ऑफ एलिमेंट की, जिसके अंदर एटम शो हो रहे हैं। ठीक है, ये एक सरफेस है सिलिकॉन का जिसके ऊपर एटम्स हैं। ओके, व्हाट्स आर द मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम्स आर डिफरेंट एलिमेंट। अब वो कह रहा है ये मॉडर्न डे सिंबल्स क्या हैं एटम्स के, अलग अलग एलिमेंट्स के। ओके, डेल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द symbols for elements in a very specific sense. When he used a symbol for an element, he also meant a definite quantity of that element, that is, one atom of the element. ये कह रहा है जो डेल्टन है वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने यूज़ करा था सिंबल, किसके लिए? एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, एक अलग ही उनकी सेंस थी, एक स्पेसिफिक सेंस थी उनकी, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक सिंबल यूज़ करा था एलिमेंट के लिए। जब उन्होंने सिंबल को यूज़ करा, ठीक है, तो उन्होंने बताया कि किसकी एक डेफाइनेट क्वांटिटी है इस सिंबल की, क्योंकि ये एक एलिमेंट है, एक एटम है एक एलिमेंट का, ये इन्होंने बताया। Berzelius suggested that the symbol of element be made up of one or two letters of the name of the element. Berzelius ने सजेस्ट किया कि जो आप सिंबल रखोगे एलिमेंट का, उसको आप क्या रखोगे, या तो स्टार्टिंग का एक लेटर रख लो या दो लेटर रख लो। ठीक है, कोई भी एलिमेंट का स्टार्टिंग का नेम का कोई भी फर्स्ट लेटर या फिर स्टार्टिंग के दो लेटर। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का H होता है, कार्बन का C होता है, ऑक्सीजन का O होता है, तो इसी तरह फर्स्ट, किसी का फर्स्ट ही लेटर होता है, किसी का फर्स्ट और सेकंड दोनों लेटर होते हैं सिंबल्स में। ओके, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे आपको सारे बताए हुए हैं, लेड का L, सिल्वर का S। ओके, in the beginning the names of elements were derived from the name of the place where they found for the first time. For example, the name copper was taken from Cyprus. Some names were taken from specific colors. वो कह रहे हैं स्टार्टिंग, जब हमारी स्टार्टिंग हुई थी एलिमेंट्स के सिंबल्स देने के लिए, तो कई कई हमारे जो एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको सिंबल दिया गया उस नाम से जहाँ पे वो फाउंड हुए थे फर्स्ट टाइम, जहाँ पे वो मिले थे। ठीक है, जैसे कॉपर है, कॉपर कहाँ मिला था? कॉपर सिप्रस से मिला था। ठीक है, फिर कह रहे हैं कुछ ऐसे नेम है जो स्पेसिफिक कलर के अकॉर्डिंग उनके नाम दिए गए, जैसे कि गोल्ड। ठीक है, गोल्ड का मतलब होता है येलो। ओके, नाउअडेज IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड साइंस केमिस्ट्री, इज एन इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन विच अप्रूव्स नेम ऑफ द एलिमेंट, सिंबल एंड यूनिट। अब वो कह रहा है आज जो आजकल हमारा क्या IUPAC है, जो पूरी इंटरनेशनल यूनियन है किसकी? प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की। ठीक है, यहाँ पे इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, ये अप्रूव करती है नेम को, सिंबल को, किसी भी एलिमेंट के, उसको अप्रूव यही करती है IUPAC। ओके, ओके, तो फिर है आपका IUPAC है जो अप्रूव करती है सिंबल को,
मैनी ऑफ द सिम्बल्स आर द फर्स्ट वन ऑफ द लेटर ऑफ द एलिमेंट नेम इन इंग्लिश। अभी मैंने आपको बताया यही बात कि ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हैं उनको उनके फर्स्ट नेम के फर्स्ट लेटर से लिया गया। ठीक है, द फर्स्ट लेटर ऑफ अ सिंबल इज ऑलवेज रिटर्न एज अ कैपिटल लेटर। ज़्यादातर जो आपका फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ठीक है, और सेकेंड लेटर हमेशा लोअर कास्ट में लिखा जाता है। तो वो यही कह रहे हैं, लाइक हाइड्रोजन का H, ठीक है, एल्यूमिनियम का Al, ठीक है, नॉट एयर, इस टाइप से नहीं लिखोगे आप, फर्स्ट कैपिटल सेकेंड स्मॉल। Symbols of some elements are formed from the first letter of the name and a letter appearing later in the name. Example, chlorine, zinc. कुछ इन्होंने एलिमेंट्स का बताया कि जो उसके फर्स्ट लेटर से लिए गए या उसका जो लेटर है जो अपेयर दिख रहा है हमें उसमें उसी के अकॉर्डिंग लिए गए। ठीक है, जैसे क्लोरीन का Cl, ठीक है, या बड़ा हाईलाइट है, जिंक का Zn, ठीक है, इस टाइप से भी अपेयरिंग लेटर के अकॉर्डिंग भी इनका नाम लिया गया है, सिंबल इनका बनाया गया। अदर सिम्बल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द ग्रीक नेम ऑफ एलिमेंट्स इन लैटिन, जर्मन और ग्रीक। फॉर एग्जाम्पल, द सिंबल ऑफ आयरन इज Fe फ्रॉम इट्स लैटिन नेम फेरम, सोडियम इज Na फ्रॉम नेटेरियम, पोटेशियम इज K फ्रॉम कैलियम। देयरफॉर ईच एलिमेंट हैज अ नेम एंड अ यूनिक केमिकल सिंबल। अब ये कह रहा है कि देखो कुछ अदर जो और सिंबल थे वो कहाँ से लिए गए, ग्रीक वर्ड से, ठीक है, ग्रीक नेम से। आयरन का ग्रीक नेम है फेरम, तो उसका Fe ले लिया। सोडियम का है नेट्रियम, तो उसका Na ले लिया। पोटेशियम का कैलियम, तो उसका K ले लिया। ठीक है, तो ये कुछ उन्होंने ग्रीक के अकॉर्डिंग, ग्रीक नेम के अकॉर्डिंग दिया। इनकी एक अपना यूनिक केमिकल सिंबल है। ऊपर टेबल दी गई है, इसके अंदर आपको सबके सिंबल दिए गए हैं जिससे कि आपको ये मेमोराइज रखने हैं, याद रखने हैं। एटॉमिक मास, अब हमारा एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि एटॉमिक मास क्या होता है। द मोस्ट रिमार्केबल कंसेप्ट ऑफ द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी प्रपोज्ड was that of atomic mass. According to him, each element had a characteristic atomic mass. The theory could explain the law of constant proportion so well that scientists were promoted to measure the atomic mass of an atom. हमारा जो सबसे ज़्यादा रिमार्केबल कंसेप्ट है डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी का वो यही है कि उसने क्या बताया, एटॉमिक मास बताया, किसका, एटम्स का। उन्होंने ये कहा कि जो भी एक एलिमेंट है उसका एक अपना एटॉमिक मास होता है। ठीक है, उन्होंने अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन भी किया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को। ठीक है, उन्होंने प्रमोट किया इस चीज़ को कि हमें मेज़र करना चाहिए एक एटॉमिक मास एटम का। उन्होंने ये डिटरमाइन भी किया, सिंस डिटरमाइनिंग द मास ऑफ एन इंडिविजुअल एटॉम was a relatively different task. Relative atomic mass were determined using the law of chemical combination and the compound form. अब वो कह रहे हैं कि हम अलग अलग एक एक इंडिविजुअल एटम का तो मास नहीं निकाल सकते, बहुत डिफिकल्ट है किसी का भी, तो हमें क्या करना चाहिए, रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना चाहिए हमेशा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, हम क्या करेंगे, कंबाइन करके एक उसका पूरे का एटॉमिक मास निकालेंगे, सिंगल सिंगल हम किसी का नहीं निकालेंगे। ठीक है, जैसे हमारा है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये किससे मिलके बना है, कार्बन और ऑक्सीजन से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 ग्राम ऑफ कार्बन को कंबाइन कर देंगे 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से। ठीक है, तो हमारा निकल जाएगा 4/3 टाइम्स निकल जाएगा किसके, मास ऑफ ऑक्सीजन के। ठीक है, तो यहीं पे इसी तरह हम अपना क्या निकालेंगे, एटॉमिक मास निकालेंगे। एटॉमिक मास यूनिट को हम कहते हैं AMU। ठीक है, ये भी IUPAC के अकॉर्डिंग होता है। अभी हम इसको यूनिफाइड मास भी लिख सकते हैं, ANU की जगह पे हम इसको यूनिफाइड मास भी लिखते हैं, मास ऑफ आपका एटम। लाइक एक कार्बन का जो मास होता है एटॉमिक मास वो 1 होता है और ऑक्सीजन का होता है 1.33। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हाउएवर इट इज़ मोर कन्वीनियंट, ठीक है, हमने देखा था कि कार्बन का मास होता है 1.0 और ऑक्सीजन का होता है 1.33। ठीक है, तो वो कह रहा है हम पूरा एक होल नंबर देना है इसको, इसके आसपास का, तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया,
जब उन्होंने पूरा सर्च किया, वाइल रिसर्चिंग फॉर वेरियस एटॉमिक मास यूनिट, साइंटिस्ट इनिशियली टुक 1/16 ऑफ द मास ऑफ एन एटम of naturally occurring oxygen as the unit. This was considered relevant due to the two reasons. वो कह रहे हैं इन्होंने क्या किया, 1/16 कर दिया किसका, एटम का मास का, जो कि ऑक्सीजन का जो है वो उसका 1/16 कर दिया। ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, रिएक्ट करता है और कंपाउंड बनाता है। द एटॉमिक मास यूनिट गिव मास ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एज होल नंबर्स। ज़्यादातर जो एटॉमिक मास होते हैं वो होल नंबर्स में होते हैं, पॉइंट्स में नहीं होते। ओके, तो अभी हम इसके बारे में पूरा हाउ डू एटम एग्जिस्ट, व्हाट इज मॉलिक्यूल, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। ओके, तो आप पूरे सारे पार्ट्स इसके देखोगे इस एटम्स एंड मॉलिक्यूल के, तो आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पूरे चैप्टर की मैं आपको करके दूंगी। ठीक है बच्चों, ओके बाय।